तो उसकी वजह से डर लग रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये 2014 में इस देश में जो पॉलिटिकल चेतना जागी है, जिसके चलते समाज को यह समझ आ गया है कि अब सच बोलने का वक्त है, उसके जागृत होने से लोगों को डर लग रहा है कि कहीं यह समाज जागृत हो गया तो ये वीर सावरकर के बारे में भी बताएगा, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बताएगा, और ये मौलाना आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे उनके फ्रॉड के बारे में भी बताएगा, ये नेहरू जी के बारे में भी बताएगा। तो ये तमाम सारी ताकतें जो हैं, जिनको आपने 70 साल में दबाया था, छुपाया था, ये धीरे धीरे बाहर आने लगी। और इस देश के नागरिकों को, इस देश के समाज को अगर सच बात पता चल गई तो हमारा झूठ और फ्रॉड खत्म हो जाएगा। ये इसलिए डर लग रहा है। मैं कश्मीर पे आता हूं और फिर उसके बाद आतंकवाद पे और इस्लाम की क्या उसमें भूमिका है इस पे बोलता हूं। जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में पूरा भारत ये समझता है या समझता रहा होगा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य है, वो जन्नत है, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ जाना चाहिए, घूमना चाहिए। इससे ज़्यादा हमने कश्मीर के बारे में कभी समझा नहीं। और कुछ पार्टियों ने, कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने धारा 370 का प्रचार पिछले कई सालों से किया कि धारा 370 जो है बड़ी ख़तरनाक है, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो भी मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं थी। जम्मू कश्मीर को थोड़ी देर के लिए मैं 2-3 चीज़ें सामने रखता हूँ। जम्मू कश्मीर का 65% भाग जो है, 65% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ लेह लद्दाख। 20% इलाका जो है वो जम्मू का है। मात्र 15% इलाका वैली का है, जहां सारा का सारा हंगामा मचा हुआ है। और पूरे दुनिया में, पूरे इस देश में कोई मुझे ऐसी जगह नहीं मिलती कि जहां 93% लोग चैन से, अमन से रहना चाहते हैं। न उन्हें कोई डर है, न उन्हें कोई खतरा है। उन 93% लोगों के ऊपर 7% लोग जो हैं हुकूमत कर रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत ख़तरे में है। तो ये जो जमहूरियत की परिभाषा है कि मात्र 7-8 ज़िले, 15% का इलाका पूरे के पूरे राज्य पे हुकूमत कर रहा है, उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें कोई बहुत बड़ा रोल ही नहीं है। सारा का सारा कंसंट्रेशन वैली के अंदर है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि साहब जमहूरियत का यहाँ गला घोंटा जा रहा है। तो ये जो जमहूरियत मुझे कहीं नहीं मिलती भारत में कि 93% लोग जो हैं वो खामोश हैं, वो अपने देश के साथ काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई मार नहीं रहा है। लेकिन 15% इलाके के 7% लोग जो हैं उनको बड़ा खतरा है। लेकिन हमारी सरकारों ने क्या किया? हमारी सरकारें आईं, उन्होंने 65% इलाके की बात नहीं सुनी, 20% की नहीं सुनी, वो सिर्फ 15% इलाके में 7% लोगों की बातचीत सुनने जाते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। आपकी समस्या क्या है, आपको मेन स्ट्रीम में लाना है, कभी हमको ये देना है, कभी 80,000 देना है, कभी 44,000 करोड़ रुपया देना है, कभी ये इंस्टीट्यूशन बनाना है, कभी वो इंस्टीट्यूशन बनाना है। और एक पैसे का जम्मू कश्मीर के कम से कम उस इलाके के लोग, भारत के जीडीपी में 0% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका। लेकिन डिमांड उनकी सारी है और उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए दिल्ली जो है वो हिलने लगती है। वहाँ 2 पार्टियों का राज है, दोनों पार्टी पारिवारिक हैं। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उसके बाद में मुफ्ती साहब चले गए, उनकी बेटी आ गई। ये 2 पार्टी वहाँ सत्ता में हैं। 1993 में अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रियाज खोकर की मिलीजुली एजेंडे के तहत एक ग्रुप को तैयार किया गया और कहा गया सरकार से कि आप इन लोगों को नहीं छेड़ेंगे। उस ग्रुप का नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत सरकार के 100 करोड़ रुपए पर ईयर के खर्चे पे ये पलते हैं। जो कुछ भी मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, ये सब कागज़ पे फैक्ट है।
उनका जाना आना, उठना बैठना, खाना पीना, पेट्रोल, दवा, सब कुछ भारत सरकार कर रही है। तो ये देश ने कभी पूछा नहीं कि भाई जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान में मिलने की बात करते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत की अदलिया को नहीं मानते, इन लोगों को भारत सरकारें क्यों समय समय पे प्रोटेक्शन देती हैं? क्यों ये बजट इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है? ये तो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है जो आप इस देश के आतंकवादियों पे कर रहे हैं, अलगाववादियों पे कर रहे हैं, जो भारत तोड़ने वाली ताकतें उस पर खर्चा कर रहे हैं। तो कोई जवाब नहीं है। इसकी भी हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अभी हाल में मुझे कुछ दिन पहले पता चला है कि उसके बहुत सारे कंपल्शंस हैं। इन कंपल्शंस के बारे में सरकार के कुछ लोगों ने मुझे बताया। लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि पिछले 4 साल में 100 करोड़ का खर्चा कम होकर 10 करोड़ रह गया है। और ये खर्चा कम हो गया है क्योंकि सार्वजनिक तौर पे सरकार नहीं कह सकती, उसके कई मजबूरियां हैं। उस वजह से जम्मू कश्मीर में ज़्यादा तांडव मचा हुआ है और एक नैरेटिव पूरे देश में फैलाया गया, जम्मू कश्मीर जो है एक समस्या है। जम्मू कश्मीर समस्या नहीं है, इसको नैरेटिव को गलत है, ये आपको कहना चाहिए वैली में समस्या है। 93% लोगों को कोई समस्या नहीं है, मात्र 15% इलाके में कुछ लोगों को समस्या है, क्योंकि उन लोगों को आपने पहले दिन से इतना पैम्पर किया है, इतना पैम्पर किया है कि उनकी नाजायज मांगे इतनी मांगी हैं कि अब वो बेहया बेशरम हो चुके हैं। और अब उनको लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग का धंधा अब हमारा यही सर्वाइवल का हिस्सा है। तो जब भी कोई सरकार हल्का सा टैप बंद करती है तो चिल्लाने लगते हैं, जगह जगह जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, आतंकवाद बढ़ जाता है, पत्थरबाज आ जाते हैं, आर्मी पे हमला होने लगता है। लेकिन किसी न किसी सरकार को इस तरफ ध्यान देना था। इस सरकार ने कुछ कुछ टैप वाटर बंद कर दिए हैं, इसलिए शोर बहुत है। आप सब लोगों को लगेगा अरे कश्मीर के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। जो पत्थर फेंक के दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी के फौजी को मार दे, उनके बारे में कहा जा रहा है वो बड़े भटके हुए लोग हैं, बड़े मासूम बच्चे हैं, आप उनके ऊपर गोली मत चलाइए। मैं सरकारों से ज्यादा इस देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे संसद हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, मैं इस पाखंड से परेशान हूं कि आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर के अंदर जो फौजी भारत का पाकिस्तान से आने वाले, सरहद से पार आने वाले फौजी जो इक्विप्ड है, जो ट्रेंड होके आया है, उसके साथ लड़ रहा है आमने सामने। और जो टेरेन है पूरा वो इतना खतरनाक है, आप उसमें ये पता नहीं ये पहाड़ी किधर है, ये पेड़ किधर है, नीचा किधर, वहां वो लड़ रहा है। लेकिन पीछे से इस देश के मुसलमान, जम्मू कश्मीर में वैली के मुसलमान, वो उस आर्मी के ऊपर पत्थर मारते हैं, गोली चलाते हैं, और उसके बाद जब पलट के आर्मी को या तो हवा में गोली चलानी पड़े या कभी कभी पलट के गोली मारनी पड़े, तो भारत की अदलिया, जुडिशरी, अदालत के अंदर चेतना पैदा हो जाती है, मानवाधिकारों का एकदम उनके अंदर वलवला आ जाता है और वो कहते हैं कि ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। किसी फौजी को इस तरह से निहत्थे लोगों पे गोली नहीं चलानी चाहिए। तो उनसे पूछा आप सजेस्ट कर दें, ये मैं डिबेट बता रहा हूं जो हुई है कोर्ट के अंदर खड़े होकर के, तो आप सजेस्ट कर दें क्या करें। तो उन्होंने पहला सजेशन दिया कि गर्म पानी उनके ऊपर डालो। तो लोगों साहब गर्म पानी फौजी कैसे लेके जाएगा? नहीं, थोड़ा गुनगुना डालो उनके ऊपर, गुनगुना पानी, गर्म मत डालो। प्लास्टिक की गोली चलाओ, ऐसे मत चलाओ, आगे से चलाओ, पीछे से चलाओ, जिन्हें क्या क्या उन्होंने अपने दुनिया जमाने के अपने जिसको कह सकते हैं कि सजेशन दे दिए। अब भारत सरकार से कोई पूछे भाई कि इस देश में फौज को क्या करना चाहिए, ये भी जज साहब बताएंगे। जो जज साहब दिल्ली के अंदर 5-5 ब्लैक कैट कमांडोज में रहते हैं, 2 गाड़ी पायलट की आगे चलती हैं, 2 पीछे चलती हैं, जबकि उन्हें कोई मार नहीं रहा है, वो ये सजेशन दे रहे हैं कि फौज को कैसे गोली चलानी चाहिए, कब चलानी चाहिए, पानी डालना चाहिए, प्लास्टिक डालनी चाहिए। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता इस देश में हो क्या क्या है। लेकिन क्योंकि जुडिशरी ने काला कपड़ा पहन रखा है, लिहाजा उनके बारे में आप कोई बात करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ये भी अच्छी बात है। उनके 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 महान चरित्र के बारे में बात करेंगे तो भी कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। तो मैंने स्वतः ही इस बात को लिया है कि मैं भी ये देखना चाहता हूं
कि जो जजेस इस देश में एक आतंकवादी को जब फांसी देने की बात करते हैं और दो बार उसकी क्लेमेंसी रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद भी उसको फांसी की बात होती है। तो कौन लोग होते हैं वो जो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब 2 साल से सुनवाई हुई है, ये है, लेकिन अब